तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी यानी एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा जिसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए और ब्रह्मांड में क्या है, इसका विस्तार कितना है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ही तैयार की गई है ये वीडियो स्पेशली। और बाकी अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, स्कूल वाले बच्चे, उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे मैं एडवांस में चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी मैं और चीज़ें बताऊँगा जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए हम शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय यात्रा, कक्षा 6, भूगोल के अध्याय 1 का एक संपूर्ण दृश्य जो आपको ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने में मदद करेगा। तो आगे चलते हैं। हमारी शुरुआत अनंत ब्रह्मांड से आकाश गंगा तक। कहने का मतलब ये है कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो वो पृथ्वी किसका पार्ट है? इसका सौरमंडल का। और सौरमंडल किसका पार्ट है? आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसका पार्ट है, किसका भाग है? इस ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड क्या है? अनंत है। तो यहाँ पे हम वही जानेंगे, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का संग्रह है, यानी गैलेक्सीज का, कई सारे गैलेक्सीज मिल करके आकाश गंगाओं का ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कई आकाश गंगा यानी गैलेक्सी मिल करके। हमारी आकाश गंगा का नाम आकाश गंगा ही क्यों पड़ा, गैलेक्सी क्यों पड़ा, और भारत के संदर्भ में आकाश गंगा क्यों पड़ा? गंगा का मतलब तो नदी होता है ना, तो आकाश गंगा क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी आकाश में एक प्रकाश की नदी बह रही है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? आकाश गंगा। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इनका नामकरण किया, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी यानी ब्रह्मांडीय बॉडी आते हैं, पिंड आते हैं, ब्रह्मांडीय पिंड आते हैं उसके अंतर्गत, या सौर पिंड कह सकते हैं उसको। पूरी स्लाइड बना रखी है आपके लिए मैंने, चिंता ना करें। आपको यहाँ पे वो इनसाइट्स मिलेगी जो अदर यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है यहाँ पे। क्योंकि इसको पीपीटी को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है, और इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया ताकि आपको आसान से आसान भाषा में मैं समझा सकूं। एनसीईआरटी का 6 क्लास का प्रथम अध्याय है ये। हमारी शुरुआत, अच्छा ये कर लिया हमने। नेक्स्ट, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी, ब्रह्मांड के पात्र हैं ये। आकाश में दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह भी क्या है? खगोलीय पिंड ही है। और उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है। इन सब के नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इनका नामकरण कैसे किया गया? सन, ग्रहों के जो नाम है, अर्थ, जो जुपिटर है, सैटर्न है, इनका नामकरण, जैसे आपके माता पिता ने आपका नाम रखा है, तो इनका भी नामकरण करने के लिए कोई माई बाप तो होगा ना। तो उस माई बाप का नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने इसका नामकरण किया है। IAU शॉर्ट में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, ये वे सभी वस्तुएं हैं जो आकाश में हमें दिखाई देती है। तारे यानी स्टार्स, कितने किस्से सुनोगे आपने तारे के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी तारों के बारे में कि आपने शायद ही सुनी हो। और बहुत जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनको तो पता ही है, लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो नए नए जुड़े हैं तैयारी करने में, तो वो तो आश्चर्यचकित होंगे इन इंफॉर्मेशंस को जानकर, इन तथ्यों को जानकर। तो ये बड़े और गर्म होते हैं। तारे क्या हैं? बड़े और गर्म हैं। गर्म भी हैं यानी उष्णता इसमें बहुत ज़्यादा है, और बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल। ये गैस के बादल कह सकते हो इसको, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं। हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो इससे पहले क्या आप जानते थे, सूर्य भी क्या एक प्रकार का हमारा तारा है, और बहुत बड़ा तारा है। और सुनो, सूर्य जो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत भी है हमारी पृथ्वी के लिए, इस सौरमंडल के लिए। यानी इस सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। जिस प्रकार से आपके घर में, फैमिली में मुखिया कौन होता है, आपके पिताजी। तो इस सौरमंडल का जो पिता है वो कौन है, सूर्य है। और इसको देवता के रूप में पूजा भी जाता है। रोमन ग्रंथों में या रोमन प्राचीन जो कहानियां हैं उनमें सोल के रूप में इनको जाना जाता था, सूर्य को। और भारत में तो सूर्य देवता के रूप में इनको जाना जाता ही है। ग्रह क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत सारे बच्चे तो इसके बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट्स कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तो उसको प्लैनेट्स कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड कहा जाता है। वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं और उनकी परिक्रमा भी करते हैं। वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं और उनकी परिक्रमा भी करते हैं। इसकी तारों की, तारे और सौरमंडल का तारा कौन है, सूर्य। तो सूर्य की परिक्रमा करेंगे ये सब प्लैनेट्स। और किस तरह से ये अपनी कक्षा में घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो भी जानेंगे। नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशन, यानी तारामंडल भी इसको कह दिया जाता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई कुछ विविध आकृतियां, यानी कुछ पैटर्न बनाए जाते हैं। ये देखो, एक पैटर्न बनाया गया, इसको सप्तऋषि या उर्सा मेजर कहा जाता है, या बिग बियर। सप्तऋषि वैसे भी उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। तो उर्सा या अर्सा मेजर, बिग बियर, जिसका एक भाग क्या है, सप्तऋषि है। तो तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाए, कोई एक विविध आकृति बनाए, उसी को ही तो कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नक्षत्र मंडल के नाम है, जिसमें से अर्सा मेजर और बिग बेर एक खासकर नाम याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर को कभी भी हल्के मत लेना। अगर हल्के में लोगे तो फिर आपका एग्जाम तो हो गया, आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे। आपको वो एग्जाम को, मतलब एग्जामिनर को हल्के में लोगे तो आपका मन भारी हो जाएगा, मतलब जिंदगी आपकी भारी हो जाएगी, यानी फेल हो जाओगे आप। तो वो इजी क्वेश्चन भी पूछता है, अर्सा मेजर पूछ लेगा, बिग बेर पूछ लेगा, तो कहाँ से जवाब दोगे जब आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए इसको याद रखना है। और सप्तऋषि जो है इनके पार्ट हैं, भाग हैं। एनसीईआरटी की जो बुक आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कहानी के रूप में। यहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैंने यहाँ पे दिया है। सूर्य हमारे सौरमंडल का ऊर्जा स्रोत और मुखिया है। आगे जो स्लाइड्स में आप जानेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको एग्जाम का रिवीजन करा देगा, यानी आपके रिवीजन करा देगा एक तरह से भूगोल का। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का ऊर्जा स्रोत और मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल क्या, सौरमंडल को बांधे रखता है। इसके खिंचाव बल को क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है बच्चों, एकमात्र स्रोत प्रकाश और ऊष्मा का। अगर ये ना होता तो हम सब ना होते, पेड़ पौधे नहीं होते, जानवर नहीं होते, बिल्कुल एकदम ठंड, मतलब चिल्ड हुई पड़ी होती पृथ्वी, फ्रिजिड हुई रहती पृथ्वी। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल का जिक्र आता है, जो कि सूर्य देवता के लिए इस्तेमाल किया गया। पौराणिक जो रोमन कहानियां हैं, और भारत में सूर्य देवता कहा जाता है इसको। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है पृथ्वी की, यानी सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। अभी तक तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक कोई पहुंचा नहीं है। और सोचो कि अगर कोई पहुंचेगा, इसका तापमान इतना ज्यादा होता है, 6000 डिग्री केल्विन इसका तापमान होता है। तो अगर सूर्य के पास कोई जाएगा तो भस्म हो जाएगा वो, उसको किसी और को भस्म करने की जरूरत नहीं है, इतनी तपिश उसको मिलेगी, वहीं पे वो भस्म हो जाएगा, हड्डी वड्डी सब राख हो जाएगी। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट या 500 सेकेंड। कई बार एग्जाम में पूछा है, इस फैक्ट को याद रखना। और 6000 डिग्री केल्विन सेल्सियस, इसका 6000 केल्विन, डिग्री और केल्विन में नापते हैं ना, तो 6000 केल्विन।
सेल्सियस में नापते हैं और केल्विन में। तो 6 सेल्सियस के तौर पे डिग्री लगता है, तो 6000 केल्विन इसका, केल्विन में 6000 केल्विन, और डिग्री में नापेंगे तो अलग ही होगा। ओके, नेक्स्ट, ग्रहों का परिवार। सूर्य से दूरी के अनुसार हमारा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रह के नाम आपको याद होना चाहिए और क्रम याद होना चाहिए, कौन सबसे बड़ा है ये भी याद होना चाहिए। सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं, ये भी पूछा जाता है कई बार, फेवरेट सवाल है कि ये जो प्लैनेट्स हैं तो ये जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, तो इसकी कक्षा का आकार कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। और सूर्य से जो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी दीर्घ वृत्ताकार दूरी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही ज्यादा समय लेगा जितना उसका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होगी। ओके, बुध जो है सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, 88 दिन में ही ये अपनी परिक्रमा कर देता है सूर्य की। शुक्र जो है और पृथ्वी लगभग समान है, आकार में देखो लगभग समान है। इसको शाम सांझ का और भोर का तारा कहा जाता है। इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है सुबह और शाम को, इसलिए इसको सांझ को और भोर का तारा भी कह दिया जाता है। इसका व्यास और आकार लगभग, घनत्व जो है पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको कह दिया जाता है, भगनी ग्रह भी कह दिया जाता है। तो सूर्य से क्रम देखो, पृथ्वी का कितना, तीसरा है, और शुक्र ग्रह का दूसरा है, पहले पे मरकरी है यानी बुध है, चौथे पे कौन है, मंगल ग्रह, पांचवे पे बृहस्पति ग्रह, छठे पे शनि, सातवें पे यूरेनस, और लास्ट में क्या है, नेपच्यून। टोटल 8 ग्रह हैं, ये बता दिया मैंने आपको। और अगर 2005 या 6 से पहले जो एक प्लूटो था उसको भी नोवा ग्रह घोषित किया गया था, पर उसकी विशेषता प्लैनेट से नहीं मिली, यानी आकार में छोटा था तो वो दूर, नेपच्यून से भी दूर, तो इसलिए उसको सौर मंडल से वो बाहर था, तो इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन था उसने उसको बाहर कर दिया, किसको, प्लूटो को। अब वो ग्रह नहीं रहा, वो उसको बोना ग्रह की श्रेणी में उसको रखा गया। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, यानी एस्ट्रॉइड्स किसे कहा जाता है, ग्रहों के अवशेष जो एक पट्टी में घूमते हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये पट्टी कहां पाई जाती है, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में, मंगल और जुपिटर के बीच में ये पाया जाता है, ये पट्टी। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, अवशेष हैं, किसके, ग्रहों के। और ये बड़े भी हो सकते हैं पृथ्वी से, इतना भी याद रखना, पृथ्वी से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं आकार में, और ये भी परिक्रमा कर रहे होते हैं किसके, सूर्य की। क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। तारों और ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी टुकड़े, जिन्हें क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे जो ग्रह कह सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। ये ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले हुए विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए और उन्होंने अपनी स्थिति मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कर ली। पृथ्वी एक अद्भुत और जीवंत ग्रह है, क्यों, क्योंकि यहीं पे ही जीवन पाया जाता है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है, और भी अन्य कारण हैं। तो स्थिति क्या है इसकी, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, और सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है, इसी कारण से इसका जो आकार है उसको जियोड कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहां पर मौजूद है, ना तो यह अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है, कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे कि रशिया का बोरख्यांस, ऐसी कुछ जगह है वहां तो माइनस में टेम्परेचर रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए। यानी वहां पे जो जो ठंड का मौसम है वो ज़्यादा रहता है और गर्मी का मौसम ना के बराबर वहाँ पे रहता है।
और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, लगभग तिरछी जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो इलाका ठंडा आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ आपको जमी हुई नजर आती है। पानी और वायु उपस्थित है यहाँ पे, इसलिए तो जीवन है, और इसके बिना तो हमारा जीवन असंभव है। और वायु में कौन सी वायु, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो इसी की वजह से तो जीवन संभव हो पाया। ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे। हर जो जीवित प्राणी है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन उसको चाहिए चाहिए होता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो शरीर के अंग हमारे काम करना बंद कर देंगे। जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो हम भी मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। और आपका दिमाग सही तरीके से सुचारू रखना चाहते हो, संचालित रखना चाहते हो, तो ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में लेना होगा आपको। गहरी गहरी सांस लो, कुछ इस प्रकार से। इससे क्या होता है कि जब आप गहरी गहरी सांस लेते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये साइंटिफिक है, ध्यान रखना। जब भी आप पढ़ने बैठो तो गहरी गहरी सांस लो 10 से 15 बार, इससे कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। नीला ग्रह इसको कहा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की तरह दिखाई दे पड़ता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है ना बच्चों, 2/3 सतह ये पानी से ढकी हुई है, और पानी हमें नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, आकाश जो वो नीला है। वो नीला क्यों है? क्योंकि सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य से जो किरणें आ रही वायुमंडल में, मान लो सूर्य इससे जो किरणें आ रही वायुमंडल में, तो इसमें ये 7 रंगों से बनी होती है इसकी किरणें, जिसका खोज जो की थी, किसने की थी? क्या नाम था उसका? गति के 3 नियम जो दिए थे न्यूटन ने। तो 7 रंगों में से विबग्योर के तौर पे इसको याद रखा जाता है, विबग्योर, विबग्योर। तो विबग्योर में जो वायलेट होता है ना, और इंडिगो, यानी वायलेट, बैगनी और नीला कलर, ये सबसे ज्यादा परकिरणित होते हैं, बिखरते हैं ये कलर। तो वायुमंडल में जब ये किरणें आती है तो वायुमंडल में जो जलवाष्प, वायु के कण और उसमें जो भी अन्य कण मौजूद हैं, नमक और पार्टिकुलेट मैटर, वो इन प्रकाश को क्या करती है? बिखेर देती है, छितर देती है, जिससे ये फैल जाता पूरे वायुमंडल में और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और उसकी परछाई जब पड़ती है इस पे जल स्रोतों पे, तो हमें वो जल स्रोत भी नीला दिखाई देते हैं। इसलिए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो अब बात आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि स्पष्ट हो गई होगी कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? परकिरणन, प्रकाश का परकिरणन, डिस्पर्शन। आगे बढ़ते हैं। ना कि पानी नीला है हमारा, पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता है, कलरलेस होता है, वो ऑर्डरलेस होता है। चंद्रमा की बात अगर हम करें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अपना इसका नेचुरल प्रकाश नहीं है, खुद ये ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता, ना ही प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसलिए तो हमें चंद्रमा जो है चमकीला दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, चांदनी रात। बहुत आपने कहानियां, गाने, कहावतें और शेरो शायरी आपने सुना होगा चंद्रमा के ऊपर। और करवा चौथ मनाया जाता है चंद्रमा को देखकर। अब सवाल ये उठता है कि पुरुष है या ये स्त्री है, ये अलग बात है। वैसे तो पुरुष ही कहा जाएगा, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के। कुछ इस तरह की कहानियां इस पे बनाई गई है बच्चों। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चंद्रमा की ऊपर से सैटेलाइट से ली गई है। तो कुछ इस प्रकार से हमें चंद्रमा दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में बिल्कुल गोल नहीं है ये। दूर से अगर कोई भी चीज़ देखोगे तो उसका आकार वास्तविक आपको दिखाई नहीं देता है, आभासी आकार दिखाई देता है, उसका वर्चुअल आकार दिखाई देता है। और ये जो आप दाग देख रहे हो ना, एक्चुअली में ये दाग नहीं है चंद्रमा पर। जो कहावतें बनाई गई, चंद्रमा पे भी दाग है। बहुत सारे हुस्न की तारीफ की गई, चंद्रमा से तुलना की गई है,
एक्चुअली में ये दाग नहीं है, ये गड्ढे हैं। ये क्या है, चंद्रमा पर ये गड्ढे हैं। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचता, तो इसलिए ब्लैक कलर का यहाँ पे अंधकार दिखाई देता है। और जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये धब्बा धब्बा हमें दिखाई देता है। एक्चुअली में ये चंद्रमा पर क्या है, गड्ढे हैं बच्चों। अब की कंसेप्ट यहाँ पे जानना क्या है कि एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है चंद्रमा का, हमेशा ये दाग वाले भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन गति और परिक्रमा गति समान है। यानी 27 दिन में ही ये पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेता है और अपने अक्ष पे घूम भी लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। और सूर्य का 365 दिन और 1/4 हिस्सा। तो इतने समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करती है और परिक्रमा भी कर लेती है। कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी परिक्रमा और घूर्णन गति समान है। तो ये देखो, जिस जिस तरह से घूम रही है, एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे घूमा 0 डिग्री पे, एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री पे घूमा तब भी एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है ना। और इधर देखो, अच्छा ये यहाँ देखो, तो पृथ्वी भी तो घूम रही है, पृथ्वी घूमते हुए नहीं दिखाया, तो एक ही हिस्सा में दिखाई देता है। ओके, 90 डिग्री घुमाया, 270 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और पृथ्वी भी तो घूम रही है, इसलिए हमें इसका एक ही भाग दिखाई देता है बच्चों। पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है, याद रखना इसको। जब हम चंद्रमा को पूर्णिमा के रूप में देखते हैं, यानी पूरा चांद देखते हैं, उसी को पूर्णिमा कहा जाता है। हर 15 दिन में पूर्णिमा होता है, जिसको इंग्लिश में फुल मून कहा जाता है। और जब 15 दिन बाद चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता तो उसको न्यू मून यानी अमावस्या की रात कहा जाता है। अमावस्या आ गई और इसको अशुभ माना गया। अमावस्या को अलग अलग चीजें इससे जोड़ दी गई है, प्रेत आत्माओं की कहानी इससे जोड़ दी गई है। अमावस्या के दिन ही प्रेत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, भूत ज्यादा शक्तिशाली होती है, पावरफुल हो जाते हैं, ऐसे ऐसी चीजें जोड़ जोड़ दी गई है। तो हमारी पुरानी कथाएं बहुत ज्यादा दुर्लभ है, विचित्र है और मिथक भी है, आस्था पर आधारित है, ये लॉजिकल भी है। कुछ, सारी लॉजिकल नहीं है, कुछ। हिस्टोरिकल नोट्स की अगर हम बात करें तो मानव का पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। लेकिन क्या आपको पता है कि केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही थोड़ी गए थे, कई सारे मिशन किए गए थे चंद्रमा पे जाने के लिए, और रशिया ने भी किया था, लेकिन सफल इसका हुआ था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहली बार पहुंचे थे, लेकिन उसके साथ 2 व्यक्ति और गए थे। तो उन दोनों के नाम मुझे कमेंट में बताओ, देखते हैं कितनी नॉलेज है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड, टूटते हुए तारे का रहस्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड यानी मेट्रोइड्स कहा जाता है। और यहां से भी एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है और पूछे गए। पीवाईक्यू आप यूपीएससी के पीसीएस के उठा करके देखोगे या बीपीएससी के उठा करके देखोगे, आपको मेट्रोइड्स और क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। यानी इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आपको जरूर मिले होंगे, उठा करके देखना जरूर। इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, टूटता हुआ तारा कहा जाता है, टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ। और जब यही तारा जब हमारे वायुमंडल में, ये एक्चुअली में तारा नहीं है, उल्का पिंड है, जब ये वायुमंडल में हमें प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो भी मौजूद है कण वगैरह, उससे ये घर्षण करने लगते हैं। घर्षण करने के बाद इसमें आग लग जाती है, आग लगने के बाद इस तरह से पुच्छल तारा के रूप में नजर आती है। जब ये पूर्ण रूप से वायुमंडल में ही जल जाती है तो जल करके भस्म हो जाती है, लेकिन जब अर्ध रूप में जलती है, पूर्ण रूप से नहीं जल पाती, जब पृथ्वी पे गिरती है तो बहुत बड़ा धमाका करती है और वहां पे फिर क्रेटर का निर्माण होता है। और वहां पे पानी भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो क्या आपको पता है ऐसे क्रेटर झील कितने हैं भारत में? आप बता सकते हैं हमें? चलिए, ये भी एक टास्क है आपके लिए, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ओके।
जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा से घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश की चमकीली धारी दिखाई देती है। चमकीली धारी यानी इस प्रकार से ये जो पुच्छल तारा के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, चमकीली धारी दिखाई देती है। इसी को ही तो टूटता हुआ तारा कहते हैं। और हम लोग अंधविश्वास में क्या मांगते हैं? विश मांगते हैं, और वो कभी ना कभी पूरी हो जाती है। एक्चुअली में पूरी विश मांगने की वजह से नहीं होती है। एक्चुअली में जो इंसान की तमन्ना होती है, इच्छाएं होती है, जब वो कभी न कभी पूरी होती है तो हमें लगता है कि टूटते हुए तारे से हमने वो विश मांगी थी, इसलिए वो पूरी हो गई। और इंसान विश कौन किस चीज़ की तमन्ना करता है, किस चीज़ की विश मांगता है, दुआ मांगता है? उसी की मांगता है जिसको उसकी प्रबल इच्छा ज़्यादा होती है। कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की, या कहीं के घूमने की, घर बनाने की, बाइक लेने की, अपना प्रेम को पाने की, है ना? तो वो तो कभी ना कभी अगर पूरी होगी, सभी की थोड़ी होती है। अगर टूटते हुए तारे से विश पूरी होती तो सभी की पूरी होती ना, कुछ ही लोगों की क्यों होती? तो असल में कहानी ये है कि ये अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। इम्पैक्ट क्या है? कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर बड़े गड्ढे यानी क्रेटर बन जाते हैं। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये है उल्का पिंड, जो कि एक टुकड़े के समान पत्थर है, और ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है। टूटता हुआ तारे के रूप में जब वायुमंडल प्रवेश करती है तो कुछ इस प्रकार से टूटता हुआ तारे के रूप में हमें नजर आता है। और जब पूर्ण रूप से नहीं जलती है, धरातल पर गिरती है, तो इस प्रकार से क्रेटर का निर्माण कर देती है। और जब इस तरह से क्रेटर का निर्माण होता है और जब बारिश होती है तो इसमें बारिश होने के बाद जब इसमें पानी भर जाता है तो वो क्रेटर झील कहलाती है। तो क्रेटर झील को जरूर याद कर लेना बच्चों, ये पूछता है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम वाले, कौन सी क्रेटर झील है, कौन सी कृत्रिम झील है, कौन सी प्राकृतिक झील है। झीलों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, हमने प्राकृतिक उपग्रह के बारे में तो जाना, चंद्रमा जिसको कहा गया, तो सूर्य का एकमात्र चंद्रमा वो सैटेलाइट ही तो है, वो उपग्रह ही तो है। अंतरिक्ष में हमारी आंखें, यानी मानव निर्मित उपग्रह का मतलब अंतरिक्ष में हमारी आंखें। कैसे? ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कृत्रिम पिंड हैं जो हम सौरमंडल में छोड़ते हैं। इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम को कायम करने के लिए, संचार माध्यम को सुचारू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। तो ब्रह्मांड के बारे में इसके दो उद्देश्य, तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और संचार माध्यम को दुरुस्त करना, उसको मजबूत करना या उसको संपन्न करना। जब प्रक्षेपण होता है तो रॉकेट के माध्यम से होता है, और जितने भी रॉकेट इसरो ने बना रखे हैं ना, उन सबको आपको याद रखना है। जितने भी रॉकेट, भारी रॉकेट, हल्के रॉकेट जितने भी हैं, उनको याद रखना है। M3 M2 जो भी है, ठीक है ना, सी से बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो जब ये रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित होते हैं, जब ये रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित होते हैं और ये ऊपर जाते हैं तो ये बाहर निकल जाता है सैटेलाइट। और जब गुरुत्वाकर्षण बल से ये बाहर हो जाता है पृथ्वी के, तो ये इसकी कक्षा में जब प्रवेश करता है पृथ्वी के, तो ये घूमने लगता है, और इस तरह से संचार हमारा संपन्न होता है, जिससे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, और सॉरी टीवी से कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल से करते हैं, और ये देखो जीपीएस से भी करते हैं, है ना। तो ये इन सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है। मोबाइल के लिए टावर का भी इस्तेमाल किया था, अभी तो सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है, जो कि एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक वो लॉन्च करने वाले कर दिए। बल्कि सुदूर इलाकों में भी, मोबाइल इलाकों में भी, जो मोबाइल प्लेसेस हैं वहाँ भी नेट आसानी से आ सकेगा। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो, तो काफ़ी पॉपुलर होगा देखना, और हो सकता है कि नेट सस्ते हो जाए आने वाले समय में, और बिजनेस के भी मौके मिलेंगे फिर करने के, जब ये लॉन्च हो जाएगा। ओके, प्रक्षेपण प्रक्रिया, लॉन्च प्रोसेस, इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अच्छा, ये तो हमने अभी बता दिया ना। भारत कुछ उदाहरण देखो किसके, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह के। इनसैट नाम है, IRS है, एडुसैट है, ये बहुत पहले छोड़े गए थे, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट वाले याद करने। जितने भी इसरो ने संचार उपग्रह है छोड़ रखे होंगे, और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट छोड़ रखे होंगे, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट छोड़ रखे होंगे, सूर्य के आदित्य L1 जो छोड़ा गया, वो चंद्रमा के लिए जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, वो चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए,
है ना, लूनर हो गया, और भारत का क्या चंद्रयान 1 2 3, उनकी डेट और कब छोड़े गए हैं, और छोड़ करके जब वो छोड़े गए तो उस पॉइंट को शक्ति पॉइंट किसको नाम दिया गया, शिव शक्ति किसको नाम दिया गया, ये सब आपको याद करना है। किसने छोड़ा, क्या वो सफल रहा या असफल रहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे तो बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसी जानकारी दी है जो आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी से संबंधित है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और कोचिंग भी ज्वाइन करोगे आप तो यही बताएंगे वो भी आपको इस तरीके से अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो वहाँ पे करंट को अपडेट नहीं करेंगे, वो करंट के लिए अलग क्लास की जाएगी, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तारों से दिशा का ज्ञान। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो अपनी दिशा का ज्ञान कैसे करते होंगे, कंपास जब नहीं बना होगा तो दिशा का ज्ञान कैसे करते होंगे। अभी तो बहुत आसान है हम सबके लिए लाइफ, दिशा का तुरंत पता लग जाता है। अगर हम पहले क्या होते थे कि दूर दूर तक सफ़र करते थे, लोग यात्रा करते थे तो रास्ता भटक जाते थे, तो अपने घर तक पहुंचे कैसे, तो अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था कि जो ध्रुव तारा था उसकी स्थिति क्या होती थी, निश्चित होती थी, हमेशा उत्तर दिशा में ये ध्रुव तारा चमकता था, उत्तर दिशा में, और ये सप्तऋषि के ही नज़दीक मिलता था, जो पैटर्न था तारामंडल इसके नज़दीक ही मिलता था। तो जब इसको वो ढूंढ लेते थे और बड़ा होता था तारे, पोलर स्टार कहा जाता था, हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता था। तो उसके अनुसार लेफ्ट साइड पे पश्चिम हो गया, राइट साइड पे पूरब हो गया और पीछे दक्षिण हो गया, तो उसके अनुसार फिर वो अपने रास्ते को नापते थे, सफल बनाते थे, दिशा का अनुमान लगाते थे। आया समझ में। आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते, ना कि उनकी अपनी कोई ऊष्मा है। तो आर्यभट्ट ने पहले बता दिया था, और ये खगोल शास्त्री हुए। इन्होंने पाई का भी आविष्कार किया, शून्य का भी आविष्कार किया। ऐसा शून्य को तो किया, पाई का आविष्कार किया ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से इसका बताया था अनुमान, क्योंकि पाई की वैल्यू का अनुमान लगाना, निश्चित अनुमान लगाना अभी तक किसी ने भी ये संभव नहीं किया है। यानी उसके भाग 22/7 को भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो वो कभी भाग पूर्ण रूप से होगी ही नहीं। अशांत और अनवर्ती प्रवृत्ति का हमें एक पैटर्न उसमें देखने को मिलता है। खैर वो तो मैथ की बात है, आगे चलते हैं। हमारा ब्रह्मांडीय पता, एक साथ सब कुछ। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का भी कोई पता है क्या, ईश्वर कहाँ रहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, क्या आज तक कोई खोज पाया है क्या, ब्रह्मांड के किस कोने में है, वो ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, क्या कोई जान पाया है क्या। बिल्कुल नहीं, ना आज तक कोई वैज्ञानिक जान पाया है, ना ही हमारे भारत में ऋषि मुनि जान पाए हैं। लेकिन इतना पता है लोगों को कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो निश्चित नहीं है, ये निरंतर फैल रहा है, निरंतर फैल रहा है तेजी से, और इसका कोई आकार अभी निश्चित नहीं हुआ कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी भी खोज अभी जारी है। और ये मान लो कि ये पूरा ब्रह्मांड है, मान लो कि पूरा ब्रह्मांड है, तो उससे छोटा यानी ब्रह्मांड, अगर यहाँ पे बात करें, ये आप है, मैं और आप हैं, हम किस में रहते हैं, पृथ्वी में, ये पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी के पार्ट है। पृथ्वी किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का, ठीक है। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, यानी आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसके पार्ट है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का, इस जहान का। कई सारे मिल्की वे और ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं इस ब्रह्मांड में। तो आकाश गंगा ही इतना बड़ा है जिसमें कई सारे सौर मंडल मौजूद है, एक ही सौर मंडल नहीं है आकाश गंगा में, इस गलतफहमी मत रहना, कई सारे सौर मंडल हैं। जिस प्रकार से हमारे 8 ग्रह हैं, तो ऐसी, क्योंकि कई सारे इस तारे, मतलब गैलेक्सी है क्या, इसमें आपको कई अनगिनत तारे मिलेंगे। तो सोचो वो अनगिनत तारे क्या, सूर्य ही तो है, तो उसके आसपास क्या कोई खगोलीय पिंड नहीं होगा, प्लैनेट्स नहीं होगा। तभी तो वहां तक कि दूसरे तारे की तक की अभी सफर हमने पॉसिबल नहीं कर पाया। ये तो जब भी पॉसिबल होगा जब हमारे पास सूर्य की स्पीड वाला कोई यंत्र हमारे पास आएगा। सूर्य की स्पीड पता कितना है, बहुत ज़्यादा है, लाखों में, 1 सेकंड में लाखों, 3 लाख किलोमीटर की दूरी पे तय करता है वो प्रकाश। ब्रह्मांड का आकार अज्ञात है, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक
जानकारी एकत्र करने में लगे हुए हैं। हम इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जानते हैं, या हम हैं, लेकिन हमारे जानने की इच्छा अनंत है। वो सीखते रहें, खोजते रहें, ये अभी भी जारी है। बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी स्थापित किए गए इसके लिए। ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक ब्रह्मांडीय जो किरणें आ रही हैं उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, ताकि हमें कुछ ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिल जाए। कॉस्मिक किरणें जो ब्रह्मांड से आती रहती है और अजीब से आवाज़ आती रहती है, जिसको ओम कहा है, ओम जो बोलते हैं, तो ब्रह्मांड में भी कुछ इस प्रकार से आवाज़ आती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कोई स्लाइड छूट तो नहीं गई, देख लेता हूँ। नहीं, कोई स्लाइड नहीं छूटी है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे नोट डाउन कर लेना। एक तो आपको पूछेगा कि जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट से पूछेगा, क्या पूछेगा, आकार के अनुसार उसका क्रम, आकार के अनुसार उसका क्रम पूछेगा। ठीक है। फिर परिक्रमा, परिक्रमा जो है कितने दिन में, तो परिक्रमा डेज पूछेगा। जैसे पृथ्वी कितना करता है, और सबसे ज़्यादा देर कौन लगेगा, जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा देर में परिक्रमा करेगा सूर्य की, ये पूछेगा। उसके बाद आपसे और क्या पूछ सकता है, घूर्णन गति पूछ सकता है, दिशा, परिक्रमा की दिशा पूछ सकता है। यहाँ लिख देते हैं परिक्रमा की दिशा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करती है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। और सभी ग्रह क्या एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते नहीं, दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी से ठीक उल्टी दिशा में मतलब परिक्रमा करते हैं। तो वो क्या है, क्या बता सकते हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं परिक्रमा की गति और घूर्णन, घूर्णन की दिशा क्या क्या है। तो परिक्रमा की गति तो लगभग सबकी समान है, वेस्ट टू ईस्ट, और घूर्णन जो है दो की अलग है, बाकी सबकी सेम है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है घूर्णन गति भी है पृथ्वी की। और दो जो ग्रह हैं जैसे शुक्र और एक और है यूरेनस, यानी अरुण, यूरेनस, इनकी क्या उल्टी है, घूर्णन गति उल्टी है, ईस्ट टू वेस्ट। इतना ध्यान रखना। बाकी परिक्रमा गति सबकी सेम है। और फिर आपसे मिशन पूछे जा सकते हैं, मिशन नासा द्वारा भेजे जो गए हैं और इसरो द्वारा जो भेजे गए, तो इसको जरूर अच्छी तरीके से याद कर लेना। जैसे कि नासा द्वारा अगर हम बात करें तो कौन कौन से उपग्रह भेजे गए, जूनो भेजा गया जुपिटर के लिए, यूरोपा भेजा गया जुपिटर की जो उपग्रह है चंद्रमा उसके लिए, यूरोपा। फिर उसके अलावा ड्रैगन फ्लाई शनि के चंद्रमा के लिए भेजा गया, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। और एक लूसी भी भेजा गया, लूसी, 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 लूसी जो है, ये जो मिशन का जो नाम है, ये किसके लिए भेजा गया है, क्या आप मुझे कमेंट बता सकते हो। देखते हैं कितनी आपको अपडेटेड नॉलेज है। और उसके बाद अगर हम बात करें और क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन बताया यहाँ से ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। और मैंने क्या बताया था, आकार, आकार, आकार की बात करें तो सबसे बड़ा, यार क्या, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, जुपिटर। जुपिटर के बाद आपका है शनि, शनि के बाद कौन है, अरुण और वरुण। फिर आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के बाद मंगल, फिर आपका वीनस। ये चार ग्रह जो हैं पथरीले हैं, इसका घनत्व ज़्यादा है, पार्थिव ग्रह इसको बोला था, घनत्व 11th क्लास से पढ़ोगे, घनत्व ज़्यादा है, पार्थिव है, यानी पथरीले हैं, यानी लोहे से, पत्थर से, मेटल से बने हैं। और इनको गैसीय जोवियन ग्रह कहा जाता है, गैसीय, गैसीय ग्रह के इसको कहा जाता है, गैसीय। इन चार को, बाकी को हल्के ही, इनका घनत्व कम है।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है। आप तो खैर इनकी ये यहाँ से कम पूछते हैं, अब ज़्यादातर कहाँ से पूछते हैं, मिशन से ज़्यादा पूछते हैं। मिशन हो गया, इससे ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या पूछा जा सकता है, इस चैप्टर से संबंधित क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो कहाँ है, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, एस्ट्रॉयड के बारे में पूछा जा सकता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसकी उपस्थिति कहाँ है, उपस्थिति जो मंगल ग्रह जुपिटर के बीच में है। मेट्रोइड्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्या होते हैं मेट्रोइड्स, यानी उल्कापिंड क्या होते हैं। फिर एक और होता है कोस्मो, ऐसे कुछ नाम है उसका, तो वो ब्रह्मांड में सौर मंडल से बाहर होता है। वो तो सबसे ज्यादा ये बीपीएससी में पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, कोस्मो ग्रह से कुछ नाम उसका, तो वो देख लेना। उसी का दीर्घ मतलब जो कक्षा है, कक्षा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी कक्षा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कक्षा किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, दीर्घ वृत्ताकार है तो किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिक सबकी सभी को तो दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन किसकी ज्यादा है ये क्वेश्चन आपका ज्यादा बनता है। ओके, और क्षुद्र ग्रह से ज्यादा मेट्रोइड्स की होगी। और जब ये पृथ्वी के उसमें संपर्क में आ जाते हैं तो वायुमंडल में ये गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचने लगता है, तो ये उसे घर्षण से जलने लगता है, पूर्ण से जल जाता है, भस्म हो जाता है। और जब अर्ध आधा अधूरा जल करके पृथ्वी पे गिरता है तो विस्फोट करके गड्ढा कर देता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके, पोलर स्टार की स्थिति पूछी जा सकती है आपसे। पोलर स्टार क्या होता है, तारामंडल पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मिस मत कर देना, सिली मिस्टेक मत कर देना, इसलिए इसको याद कर लेना जरूर, हल्के मत लेना इसको। विभिन्न सैटेलाइट पूछे जा सकते हैं। हाँ, सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। संचार सैटेलाइट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किए जाती है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये हो गया शूटिंग स्टार्स। अच्छा हाँ, सैटेलाइट सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट है वो किसके, शनि ग्रह के हैं। शनि के 144 या 45, 144 या 45 इसके हैं। फिर उसके बाद जुपिटर के, कोई कोई तो 200 पार बता रहा है शनि के, पहले स्रोतों से ये पूछा जा सकता है। हाल ही फिलहाल में, पहले उसके थे जुपिटर के थे, लेकिन अब शनि के हो गए। 2023 में 67 उपग्रह यानी चंद्रमा इसके और खोजे गए, ये पूछा जा सकता है। पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। फिर आगे 7th क्लास में आप पढ़ोगे कि कब जो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो कब इसका गुरुत्वाकर्षण बल, जब कब मतलब हाई टाइड्स होता है, कब लो टाइड्स होता है, यानी जो टाइड से ज्वार भाटा की जो ऊंचाई जो होती है, यानी तीव्रता वाला जो ज्वार भाटा आता है कब आता है, कौन सी स्थिति होती है तब आता है, 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा। दो अन्यों को भी नाम याद कर लेना, ये 21 जुलाई भी पूछा जा सकता है। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जुलाई के महीने में किए जाते हैं और अगस्त में वो पहुंच जाते हैं, एक महीने बाद लगभग पहुंच जाती है, एक महीने के अंदर पहुंच जाते हैं चंद्रमा पर। और कुछ को तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, साल साल लग जाते हैं, जुपिटर पे पहुंचना आसान बात थोड़ी है। और चंद्र जो आदित्य L1 छोड़ा गया था काफी समय लगा उसको, सालों से ऊपर लग गए। L1 कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह इसको क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन क्यों है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेल्ट पूछा जा सकता है, क्रम बता ही दिया मैंने आपको। सबसे बड़ा आकार के हिसाब से कौन है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून, और फिर पांचवा बड़ा है आपका पृथ्वी, ये छठा है शुक्र ग्रह, ये सातवां है मंगल और आठवां है बुध। और ये भी क्रम याद रखना, सबसे लास्ट में कौन है, नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर शनि। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है
1 नंबर मिस कर जाओगे क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो गए 1 नंबर फिर आपके। सांझ के तारा भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो ये तो रिवीजन आपका हो ही गया है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका कोई चीज़ छूट रहा होगा। चाहे पोल्यूशन पढ़ो, यहीं से आपका कवर हो गया ज़्यादातर। मेंस के आंसर राइटिंग में भी अगर इस तरह से क्वेश्चन संबंधित आते हैं रिलेटेबल, तो कोट कर सकते हो कुछ यहाँ से पॉइंट्स को। खगोलीय पिंड के बारे में आपको बता दिया, जितने भी आपको आकाश में चीज़ें दिखाई देती है सभी खगोलीय पिंड, चाहे वो तारा हो गया, सूर्य हो गया, प्लैनेट्स हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड्स हो गए, विभिन्न टुकड़े हो गए, वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड। अपना प्रकाश किसके पास होता है, ये भी पूछा जा सकता है। गैलेक्सी क्या होता है, हमारे गैलेक्सी क्या नाम है? इसका आकार कैसा है, सौरमंडल का आकार कैसा है? तो सौरमंडल का आकार सर्पिकल है, और इसका भी देखो सर्पिकल टाइप का है, आकाशगंगा का। तो इस प्रकार से सौरमंडल भी कुछ इस प्रकार से गैलेक्सी के भी चक्कर लगा रही है, ब्रह्मांड के भी चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरीके से। सर्पिकल कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से कुछ चक्कर लगाता है ये। सौरमंडल भी चक्कर लगाता है किसके? गैलेक्सी के। इसका भी ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। और जाते जाते आप सभी से मैं विनम्र विनती करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक ज़रूर करके जाना, और देखते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो कितना सफल रहता है, कितने बच्चों तक हम पहुँच पाते हैं। और इसी तरीके से और भी नए लेक्चर प्राप्त करने के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें। और मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, आपकी प्रिपरेशन जारी रहे, और मेरी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम निकले। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।